અને ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો જંગ જામી ચૂક્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે સાથે અન્ય બે પાર્ટીઓ પણ આ વખતે કમર કસીને મેદાને છે, પરંતુ ભાજપ મેં બનાવ્યું ગુજરાત અને ડબલ એન્જિનની સરકારના નારા સાથે મેદાનમાં છે। અને આ જ મેદાનને ગુજવવા માટે કેન્દ્રીય નેતાઓ પણ ગુજરાતમાં ધામા નાખી રહ્યા છે અને એના જ પૈકી રાજ્યસભાના સાંસદ અને भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मारी साथ जोड़ाई गया है। सुधांशु जी, आपका स्वागत है संदेश न्यूज़ में। सबसे पहले तो सर सवाल ये है कि कितना कठिन है ये चुनाव आपके लिए? देखिए, ये चुनाव इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चुनाव है कि ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में, जिसे अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, कि 75 वर्ष से 100 वर्ष पूर्ण होंगे, और उस समय जब भारत को उस स्वर्णिम बेला की तरफ ले जाने का नेतृत्व एक गुजरात की माटी के सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस कालखंड का ये गुजरात का पहला चुनाव है। तो मैं मानता हूँ कि गुजरात जिसने कि इतिहास के हर मोड़ पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है, वो इस निर्णायक मौके पर सिर्फ साथ ही नहीं होगा, बल्कि फोर फ्रंट पे होगा, यानी सबसे अग्रणी भूमिका में होगा। तो मैं मानता हूँ कि पिछले सभी चुनावों के मुकाबले कहीं अधिक मतों के साथ, कहीं अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नया कीर्तिमान बनाते हुए गुजरात की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। टारगेट कितना है भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि अलग अलग नेताएं जो गुजरात के हैं, खासतौर पर गुजरात के प्रदेश के नेता कहते हैं कि हमारा 182 में से 182 जीत जाएंगे। केंद्र के नेता आते हैं, वो बताते हैं कि 150 जीतेंगे। यहाँ के कुछ और नेता बताते हैं कि 135, 130 जैसे टारगेट से हम इस बार चुनाव में हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम पिछली सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए विजय का एक नया कीर्तिमान बनाएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता का मन निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। कांग्रेस ने खासतौर पर अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उसमें किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही है। कहीं ना कहीं गैस की जो सिलेंडर है उसको 500 रुपये में देने की बात कही है। गुजरात में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, ऐसी भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई और ख़ासतौर पर गुजरात की जो वर्तमान स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो कुछ मुद्दे दिए थे उसमें ऐड करने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या घोषणाओं को, ये प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। अब आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। याद करिए 2018 के चुनाव में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, ये नहीं कहा था। इस शैली और भाव भंगिमा में राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन में सब माफ़। आज 4.5 साल हो गए हैं, वो जनता प्रतीक्षा ही कर रही है कि कब सारा कर्जा माफ़ होगा। गहलोत जी कह रहे हैं कि राजस्थान में हमने कर्जा माफ़ कर दिया है। वही तो हुआ, जैसे ही सत्ता में आए, अब इसका माफ़ होगा, उसका नहीं माफ़ होगा। जो इस श्रेणी में आएगा उतने का कर पाएंगे, उस श्रेणी में आएगा उसका नहीं कर पाएंगे। तब तो कहा था सबका माफ़ कर देंगे। चलिए, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे दिया क्या? चलिए, 500 रुपये के सिलेंडर की आप बात करते हैं, दे रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? 7 महीने पहले तक तो पंजाब में भी थे, दिया था क्या? अभी कुछ साल भर पहले तक तो कर्नाटक में भी थे, दिया था क्या? इसलिए कथनी और करनी में अंतर के चलते हुए भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता की प्रतीक कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी घोषणाओं पर गुजरात की जनता जरा भी भरोसा कर सकती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस जबरदस्त मैदान में है, आप उसको हल्के से मत लेना, गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस वालों को, आप इतना ज़्यादा लाइटली मत लेना। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, उनकी किसी भी छल प्रपंच को हम लाइटली नहीं ले सकते। वो दुरभिसंधि करेंगे, वो किसी प्रकार का षड्यंत्र भी रचेंगे, इसलिए हम लाइटें नहीं ले सकते। पर जनता के बीच में उनका ऐसा कोई जनाधार नहीं है कि वो मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा, जो आपके प्रदेश में, गुजरात में, चाहे भूपेंद्र पटेल जी का नेतृत्व हो या CR पाटिल जी का संगठनात्मक नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच ये मनोभाव में कहीं वो हमारे सामने। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल से, वो किसी प्रकार का षड्यंत्र, छल प्रपंच रच सकते हैं, उसके लिए हम सावधान रहने हैं। चलिए, नेतृत्व से बात निकली है तो बता दें कि नेतृत्व ही तो बदलना है। जब गुजरात में कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात आए, कोरोना के काल में विजय भाई को बदल दिया। एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द था, इस अवधारणा को भारत की राजनीति में गुजरात ने बदला था। जब हमारी पहली बार सरकार आई
95 में, फिर 97 से आई। तो वो दौर था 90 का दशक और 2000 का दशक, जब पूरे भारत में माना जाता था जो सरकार रहती है उसके खिलाफ माहौल बन जाता है, एंटी इनकम्बेंसी। पर जब मोदी जी ने सत्ता संभाली 2001 में, उसके बाद से वो एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा बदल के प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई कि सरकार दोबारा लौट के आई। ये 60 साल से नहीं हुआ था। इवन नेहरू जी के ज़माने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पिछली बार से अधिक बहुमत से केंद्र में सरकार लौट के आई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ ये माना ही नहीं जाता था कभी कोई सरकार लौट के आती है, वहाँ दोबारा सरकार लौट के आई। तो गुजरात जिसने इस ट्रेंड को स्थापित किया था, और वो स्थापित होकर देश के भिन्न भिन्न राज्यों से लेके केंद्र तक में स्थापित हुआ, तो एक गुड गवर्नेंस के मॉडल के साथ साथ पर चेहरे बदलने वाली राजनीति गुजरात में खासतौर पर देखिए, उसका कारण ये है कि हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित विचारधारा प्रेरित संगठन है, और बाकी जो दल हैं वो सत्ता आधारित, वो लीडर आधारित और विचारधारा विहीन संगठन। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। ज़रूरत पड़ने पे कोई एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाएं, ज़रूरत पड़ने पे राइट पे चले जाएं, सत्ता के लिए जो भी हो। इस कारण से हमारे यहाँ चूंकि हम कैडर आधारित संगठन हैं, तो कैडर में कार्यकर्ताओं का दायित्व समय समय पे बदलता रहता है। तो कभी एक दायित्व तो कभी दूसरा दायित्व किसी को मिलता है। वो हमारे यहाँ सहज प्रक्रिया। उदाहरण के लिए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कई लोगों का टिकट कटा, हमारे टिकट नहीं कटता है, दायित्व का परिवर्तन होता है। और उसका स्वरूप ये भी है कि अभी 12-13 ऐसे उम्मीदवार हैं अभी तक के घोषित टिकटों में, जो 2017 में जिनको टिकट नहीं मिला था पर 2017 की विधानसभा में थे, और इस बार उनको पुनः दिया गया है। सर, टिकट्स पर तो मैं आता हूँ, क्योंकि जिन नेताओं ने इस बार दावेदारी की थी उसमें नितिन पटेल भी थे। जिन लोगों ने लेटर लिख के बात कही कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें तो खुले तौर पर कहा था कि हमें चुनाव लड़ना है, पार्टी टिकट देगी। तो फिर अचानक से क्या हो गया कि उनको एक के बाद बुलवाया गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़वाना है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं कह दूंगा कि ये दावेदारी जैसे जो शब्द हैं, ये कांग्रेस और अन्य दलों के जिसे कहते हैं कल्चर का प्रतीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक सहज व्यवस्था के थ्रू, चाहे कैंडिडेट का चयन हो, चाहे संगठन के दायित्वों का चयन हो, अथवा सरकार के दायित्वों का चयन हो, वो होता है और समय समय पर दायित्व परिवर्तन होता रहता है। और उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने कहा कि गुजरात में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबकि वो तो बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। पर नितिन भाई और ऐसे लोगों तो बुलवाया गया ना, वो तो क्लियर कट दिख रहा है सर, उनके चेहरे से दिख रहा है। यहीं पे मैं बात कहना चाहता हूँ, कहलवाया गया, बुलवाया गया, ये संस्कृति कांग्रेस की है। उदाहरण के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है? वो पढ़ रहे थे। अरे वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, मैंने भी देखा है, ऐसे पढ़ के तो भाषण नहीं देते, और वहाँ केवल 2-3 वाक्य बोलने थे, वो पढ़ के बोल रहे थे। इसे कहते हैं बुलवाया जाना। अब वो किसने लिखा था, ये अनुसंधान का विषय मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि इतना वरिष्ठ नेता जो अनेक पदों पे रह चुका है, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो 4-5 लाइन का बयान पढ़ के बोल रहा है। चूंकि उनकी संस्कृति ऐसी है कि बुलवाया जाता है, लिखवाया जाता है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हमारे यहाँ जो भी होता है सहज और नैसर्गिक तरीके। संस्कृति तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भी ये रही है, कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं यहाँ के लोग गुजरात में, और देश में भी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेसीकरण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इतने सारे नेता जो है वो कांग्रेस से एक के बाद आ रहे हैं। जो 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी का खेस पहनता है उसको टिकट मिल जाता है, और वो कार्यकर्ता जो इतने सालों से पार्टी के लिए मेहनत करता है वो सिर्फ वही कुर्सी सेट करने का ही काम करता रहेगा। देखिए, जब टिकट का चयन होता है तो 2-3 कारणों के आधार पर होता है। पहला ये होता है कि कितने लंबे समय से पार्टी में काम किया, फिर ये होता है जनता में कितना प्रभाव है, तीसरा होता है चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं। तो सभी चीज़ों व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के पार्टी तय करती है। ऐसे कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयार किए होंगे ना सर? नहीं, ऐसे कई, ये तो लेबोरेटरी कहते हैं गुजरात को। तो इस लेबोरेटरी में क्या ऐसे नेता तैयार नहीं हो पाए अब तक कि जिनको आप सीधे विधायक बना दें, मंत्री बना दें, और अचानक से जो कांग्रेस से आते, जिसको कांग्रेस आज तक वो गालियां दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, जैसे कि अल्पेश ठाकोर है, हार्दिक पटेल है, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं नहीं कर पाता हूँ। पर ऐसे लोग जिनके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए दौड़ेगा। हाँ, देखिए, जब हम देश में एक बड़ा परिवर्तन का लक्ष्य लेकर आगे चल रहे होते हैं तो हम अपने संगठन और संगठन की व्यवस्था को जितनी तरजीह देते हैं, जनता के प्रभाव को तरजीह देते हैं, और उसी के साथ जो लोग बाहर से भी आते हैं
उनको भी हम इस आधार पे अपने साथ लेने का प्रयास, तो ऐसी संख्या तो 2-4 से ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं ईमानदारी से आपसे कहूँ तो आप इसको दहाई अंक में भी नहीं बता सर सकते। 20 ML हैं इस बार, 20 उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता नहीं, पार्टी जो में इस बार अभी आए हैं पार्टी से, तो वो मैंने इसलिए कहा कि तीनों फैक्टर्स में अविनेबिलिटी का फैक्टर आता है, तो अंततः चुनाव जीतना भी तो एक लक्ष्य है। ऐसे कई चुनाव बार जीतने के लिए कहीं से भी ले लेना है। कहीं से नहीं। राइट। अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों ने गठबंधन भी किए और सभी दलों ने गठबंधन किए। गठबंधन भी क्या होता था? गठबंधन भी हाँ, गठबंधन भी यही है। जैसे आप व्यक्ति के आधार पे कह रहे हैं, वैसे पार्टी के आधार पर है। वैचारिक तो compromise, आपको हाँ। किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना था, तो हम सबको स्थान देने का प्रयास करते हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्ग, समुदाय, सभी को। मगर एक महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, और ये बात मैं पिछले 30 वर्षों के हिसाब से कह रहा हूँ, कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आया, उसने कभी कोई ऐसा बयान दिया हो जो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के विरुद्ध हो, बताता हूँ, बताता हूँ मैं। गुजरात में उम्मीदवारों की सूची पहले रिलीज़ नहीं हुई थी और यही कांग्रेसीकरण भारतीय जनता पार्टी में हुआ और खुलेआम जो मंच पर आते कहते हैं कि मैं लिली पेन से साइन करूँगा, मुख्यमंत्री की पास की चैम्बर में बैठूंगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं था सर गुजरात में पहले। नहीं, मैं ये बात कहने का बात कर रहा हूँ, जैसे तमाम पार्टियों में, कांग्रेस में होता है, कोई बयान देता कहते निजी बयान है। नहीं, आप तो कहते हो ना कि हम पद से बड़ा तो वो होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, फिर देश होता है हमारा सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ तो ये कांग्रेसीकरण दिखाता है कि किस तरह से वो लोग महत्वाकांक्षा लेके आते हैं और किस तरह से वो अपनी बातें कहते हैं खुलेआम मन से। नहीं, देखिए, ऐसे किसी 1-2 प्रकरण की आप बात कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक प्रकरण के विषय में। सर 20 लोग हैं मैंने बोला। नहीं, जो आपने कहा किसी ने ऐसा बोल दिया। हाँ, पर एक मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है, कभी ऐसा नहीं होता वो एक बयान दे दे और बाद में हमें कहना पड़े जी उसका निजी बयान था। और जो कि कांग्रेस में आम है, जो आम आदमी पार्टी में आम है, बताइए, उनका प्रदेश अध्यक्ष एक बयान दे देता है और वो कहते हैं नहीं जी उससे कोई मतलब नहीं, वो तो उनका निजी बयान था। अब प्रदेश अध्यक्ष और आपके बड़े बड़े पदाधिकारी बयान दे दें और निजी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ यदि कोई पार्टी में आया तो पार्टी की व्यवस्था के अनुसार रहता है और उसके अनुसार ही हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पूर्व नायब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नितिन भाई पटेल, वो कहते थे कि गुजरात में और खास करके देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है जहाँ कोई भी आए पवित्र हो जाता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नितिन भाई पटेल हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक वो यहाँ की राजनीति में रहे और उन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा की तरह भी है जिसमें कि प्रवाह के साथ समय समय पे सहज स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे 2001, उसी समय आप याद करिए हमारे यहाँ अनेक राज्यों में नई व्यवस्था का परिवर्तन। उसी समय राजनाथ जी यूपी में सीएम बने थे, वही 2 साल के आसपास का समय। उसी समय वहाँ भारती जी मध्य प्रदेश में बनी थी, उसी समय वसुंधरा जी राजस्थान में बनी थी। एक सहज परिवर्तन। उससे पहले का दौर याद करिए, जब 1990 में मोदी जी राष्ट्रीय सचिव बने, उसी समय प्रमोद महाजन जी, गोविंदाचार्य जी, सुषमा स्वराज जी, फिर बाद में अरुण जेटली जी, वेंकैया जी ये आए। तो ये ग्रेजुअल चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक कालक्रम के अनुसार दायित्वों का परिवर्तन होता है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग दूसरी भूमिका में जाते हैं। जो लोग भाजपा के इस कल्चर को नहीं समझते पिछले 30-40 साल में, वो अपनी दृष्टि से इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, तो ये उनकी दृष्टि का दोष है। ठीक है सर, पहली बार गुजरात में ऐसा भी हो रहा है, जहाँ तक मैं गुजरात की राजनीति को समझता हूँ थोड़ा बहुत। 5 पूर्व MLA हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के, इस बार अपक्ष में लड़ेंगे और दिखा देंगे, हम बोल रहे हैं खुलेआम मंच से कि हम दिखा देंगे इस बार। तो वो जो कल्चर से बाहर है, ये भी आपने बताया था कि संस्कार में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी टिकट का वितरण होता है तो किसी प्रकार का थोड़ा बहुत मन में असंतोष, मनोभाव ऐसा हो सकता है कुछ समय के लिए, परंतु भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता अगर आप देखें तो वो एक बार निर्णय होने के बाद अंततः पार्टी और पार्टी का जो मत है उसके अनुसार ही कार्य। एक ऐसी ही रिपोर्ट भी सुना था कि एक IB की रिपोर्ट थी जिसमें ऐसा कहा गया कि ये स्क्रिप्ट 14 महीने पहले तय की गई थी, इनको टिकट नहीं देना है, जो पूरी की पूरी 5 मंत्री रहे कैबिनेट के, और फिर उसका जो है वो अभी अमलीकरण किया गया। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे विपक्षी दल अपनी पार्टी में क्या हो रहा है तो पता नहीं लगा पाते। कब गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन साहब छोड़ के चले गए, कब कौन छोड़ के चला गया। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है यही नहीं, अब तो बताइए ये दावा कि IB की रिपोर्ट भी उन्हें पता है। मतलब अद्भुत है। और ये तो वो पार्टी है जिसको अपनी IB रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कौन सा कांड, इशरत जहाँ का कांड, इशरत जहाँ, जहाँ पर कि उनकी IB का चीफ कह रहा था कि इशरत जहाँ आतंकवादी है, फिर CBI चीफ भी कह रहा था इशरत जहाँ आतंकवादी है। जैसे ही पता लगा कि वो तो
मोदी जी की हत्या का प्लॉट बना रहे थे तो अचानक यू टर्न ले लिया। अब सीबीआई का चीफ कहने लगा कि वो आतंकवादी नहीं है, और आईबी चीफ कांग्रेस की सरकार का कह रहा आतंकवादी है। मतलब अद्भुत बात है कि इनकी सरकार की सीबीआई को अपनी आईबी रिपोर्ट का भरोसा नहीं था, अपने आईबी चीफ के बयान का भरोसा नहीं था, और आज वो हमारी सरकार में काल्पनिक आधार पे आईबी रिपोर्ट की बात करें तो हास्यास्पद लगता है। आईबी की रिपोर्ट से ये भी तो तय होता है कि गुजरात में इस बार दोनों पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 70 बैठक से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सब अपना अपना विचार रखने को स्वतंत्र हैं, और ज़्यादा समय की बात नहीं, अब तो चुनावी समर धीरे धीरे अपने पूर्ण उस पर आने जा रहा है, पूर्ण प्रभाव में। 8 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, ये तो पहले भी कहते रहे हैं। मुद्दों की बातें होती हैं जब गुजरात में, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा नहीं रहता। और ख़ास तौर पर द्वारका और पोरबंदर में जिस तरह से बुलडोज़र चला, ठीक चुनाव से पहले उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कहा, चुपचाप सफा चट, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस कहती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब भी उनको मुसलमान, हिंदू, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। ये जो प्रश्न है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, पर उतनी गंभीरता से विचार करने वाला प्रश्न है। ये बताइए, अभी कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है, हम लाए ये विषय या वो लाते हैं? हिंदू तालिबान कहेंगे शशि थरूर, विषय हम लाते हैं। हिंदू बोको हराम कहेंगे सलमान खुर्शीद, विषय हम लाते हैं। इसलिए जाति और धर्म के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये तो वो पार्टी है ना जो गुजरात में किसी ज़माने में खाम कहा करती थी। नहीं, जब लाभ दिखता है ना सर, तो गुजरात के एक पाटीदार नेता कहते हैं गुजरात में कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पाटीदार होना चाहिए, और ठीक उसके 15 दिन या 20 दिन बाद गुजरात में एक पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि पटेल वोट बैंक गुजरात में बहुत निर्णायक है। देखिए, हमारे लिए समाज के सभी वर्ग साथ में लेकर हम चलने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए पटेल समुदाय उद्यमिता और संघर्षशीलता का प्रतीक है। अरे वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक उनके लिए है। वोट बैंक जिसको बनाना होता है उसके मन में खौफ पैदा किया जाता है, भय, कि अमुक से तुमको खतरा है, मेरी तरफ आ जाओ। हम सबके मन में विश्वास पैदा करके साथ में लाना चाहते हैं। इसीलिए समाज के भिन्न भिन्न वर्ग सबके साथ लेकर, जो मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, सबका साथ सबका विकास की बातें तो हो रही हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में मैंने गुजरात में कोई मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से नहीं देखा। आपने जो बात कही है, तो मैं ये बड़ी अच्छी आपने प्रश्न किया है। कितने टिकट दिए हैं अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने? कांग्रेस ने 4 मुसलमानों को टिकट दी इस बार। 80-20 की बात करते हैं, 20% तो नहीं दिया। गुजरात में भी 10% आपने दिया। तो 1% भी नहीं दिया। हम ये बात तो कह रहे हैं, हम यहीं पे आ रहे हैं। उन्होंने जितना भी कार्य किया मुस्लिमों के साथ, तो हमेशा मुस्लिमों के मन में खौफ पैदा करने का प्रयास किया। हम बताना चाहते हैं कि हमने जो काम करने का प्रयास किया विश्वास पैदा करके। कैसे? जब भी कभी सरकार चेंज होती है, अभी आपने आईबी की बात कही, कभी कोई सरकार पिछली सरकार के व्यक्ति को आईबी चीफ कंटिन्यू नहीं करती है, क्योंकि सबसे संवेदनशील, सबसे विश्वास का। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 26 जून 2014, जाके चेक करिए देश का आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। उनके कार्यकाल के 7 महीने बाकी थे। मोदी जी के शासनकाल में 7 महीने देश का आईबी चीफ मुस्लिम रहा। ये होता विश्वास, कॉन्फिडेंस में लेके काम करना। आइए 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका को भी नहीं पता नहीं लग पाया कि पोखरण विस्फोट होने वाला है। अटल जी के अलावा 2 ही लोगों को पता था, हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये अंतर है। हम जब आगे लाते हैं, हम कलाम साहब को आगे लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे आलम इस्लाम में कलाम साहब से बड़ा साइंसदान आज तक पैदा नहीं हुआ पिछले 100-150 सालों में। कितने लोग गए कलाम साहब के नमाज जनाजा में? जो हुक्मरान वक्त थे वो मजलूम हो गए, चूंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि ऊल जरूर हो गए। सेकुलरिज्म से एक बात याद आई कि इस बार G20 का लोगो जो रिलीज़ किया उसमें कमल का निशान है, और कांग्रेस कहती है कि कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग प्रचार करने का। मेरा तो मानना है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के प्रतीक के ऊपर आघात करने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रवाद के हर प्रतीक को आप छोड़ते चले जाते हैं। उसी प्रक्रिया में आप यहाँ तक भी आ गए कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब ये तो 1950 में कांग्रेस की सरकार ने तय किया था। तो कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। मगर इनको तो कमल से बड़ी नफरत थी। वंदे मातरम में आगे का जो हिस्सा था
तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी हटा दिया था। हमारी पार्टी के अधिवेशन में गाया जाता है, उनकी पार्टी के अधिवेशन में नहीं। आम आदमी पार्टी दमखम लगा के मैदान में है और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही पिच बची है जिस पर ये सेफ खेल सकते हैं, वो है हिंदू और मुसलमान। लेकिन हम जो बात करते हैं वो एजुकेशन की बात करते हैं, आरोग्य की बात करते हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ 11 बजे। फिर क्या विषय आके बोला था कि नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, जो ये वो तो मुद्दे कह रहे हैं, आपकी बीच में आके नहीं, खेलना मैं तो ये शुरू कह रहा हूँ, किया। कथनी और करनी का यही अंतर है। अब ये बताइए, गोपाल इटालिया ने क्या बयान दिया कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं। उसके जवाब में आम आदमी पार्टी क्या कहने लगी, ये तो पाटीदार है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। वो वास्तविकता में अच्छा पूछना चाहते हैं, अगर वो इतने ईमानदार हैं तो मौलवियों को सैलरी क्यों देते हैं सरकारी खजाने से, और वो भी बढ़ा दी। और आपको पता है 20,000 रुपये मौलवियों की सैलरी नहीं दी जाती है। मुअज्जिन यानी जो लाउड स्पीकर पर नमाज अदा लगाता, अजान लगाता है, जो कि टेक्निकली हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं होना चाहिए लाउड स्पीकर के द्वारा। तो आप मज़े की बात समझिए कि हाई कोर्ट की नज़र में जो काम गैर कानूनी है उसके लिए कानूनी तौर पे सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती है। वो ऐसी बातें करते हैं कि हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बहस नहीं करती, क्यों प्रवक्ताओं को नहीं भेजती जब डिबेट होती हो। ये है कि उनके पास ये मुद्दे नहीं है, क्योंकि अगर आप मुद्दे की बात करें तो उन्होंने कहा था ना दिल्ली को हम प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, कर दिया, गैस चैम्बर बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पराली का ऐसा फार्मूला है जो पंजाब में हमारी बीच में आपको रोक रहा हूँ। अहमदाबाद का पॉल्यूशन पिछले 7 दिनों में दिल्ली से ज़्यादा है। मैं अभी उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा था उसका कारण दिल्ली में जैसे पराली है, उन्होंने कहा था हमारे पास फार्मूला है, हम आते ही सब ठीक कर देंगे। अब कुछ नहीं कहते थे साहब, यमुना जो है हम 5 साल के अंदर उसको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे और वो नहाने लायक हो जाएगी। अब कहते हैं जी वो तो आसपास के पूरे क्षेत्रों से होके आती है। फिर आप ये बताइए, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप उसकी बात करते हैं शराब। साहब दिल्ली में दारू का दरिया बहा दिया और यहाँ आके दरिया दिल्ली की बात करते हैं। सर वो ये भी कहते हैं कि 2 हथियार रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। जब कोई मुद्दे पर बोलेगा, जब उनको कोई टारगेट करेगा तो सीधे इन दोनों को लगा देते हैं पीछे। अगर हम उनसे बात कहना चाहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वो सारे दूध के दूल्हे हैं? किसी पर कोई आरोप नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जिस जमाने में हम सत्ता में नहीं थे तब भी जितने भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो भी जांच एजेंसियों से थे, वो किसके ऊपर थे? 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, सब कांग्रेस के नेताओं पे थे। हमारे नेताओं पे तो नहीं थे, हम भी अनेक राज्यों में सत्ता में थे। हाँ, हमारे नेताओं पे फर्जी केसेस आपने लगाए थे सांप्रदायिकता के नाम पे, मतलब अडवाणी जी, जोशी जी से लेके मोदी जी और अमित शाह जी तक, वो सब फर्जी साबित हुए। सर इतना लंबा लिस्ट है मेरे पास, पर मैं आपको सुनाना नहीं चाहूँगा। नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारे नेताओं के खिलाफ भी कोई केस उस जमाने में भी नहीं था। एजेंसी आप ही के नेताओं के खिलाफ थी, आज भी एजेंसी आपके नेताओं के खिलाफ है। और उस जमाने में भी आप तैयार नहीं हुए थे जांच करवाने के लिए। कोर्ट गई थी जनता, तब कोर्ट के आदेश पे सारी जांचें हुई थी। बी पार्टी कहते हैं गुजरात में लोग उसको, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सीधा फ़ायदा उसको कांग्रेस से मिलेगा। ये भी एक मैथमेटिक्स लगाया जा रहा है कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची भी कमलम से निकलती है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और MIM सारे सेकुलर दलों को जोड़ लीजिए, ये जिसको ए बी कहने की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी को पहली बार सत्ता में किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने, उनकी पालकी ढोकर। अब आप आइए, हर मुद्दे पे साथ साथ, धारा 370 पे दोनों साथ, 35A पे दोनों साथ, उस ज़माने में CA के ऊपर दोनों साथ, उस ज़माने में जब राम मंदिर वाला मामला होता था तो ये दोनों दूसरी तरफ रहते थे। बताइए, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों साथ, मौलवियों को तनख्वाह देने पे दोनों साथ। साहब गजब की जुगलबंदी है, ये तो जवाबी कव्वाली चल रही है सब दलों के बीच में। और जो ऊंचा सुर लगाने की कोशिश करे दूसरे को लगता है अरे मैं इससे पीछे रह गया। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि भाजपा के विरोध में एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा अपने को विरोधी सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा में ये पार्टियां लगी हुई हैं, इसलिए वो एक दूसरे पे ऐसा आरोप लगाती। वरना मैंने आपको एक नहीं और ऐसे 1 दर्जन मुद्दे बता सकता हूँ जिस पे सदैव साथ में रहते हैं। तो सबकी फितरत एक है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही, उनके चिर युवा, चिर व्याकुल नेता तो भाई कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हिमाचल का वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा, ऐसा कहते हैं वो लोग। अब अगर ये वाली बात सीधा मोदी के साथ टक्कर न हो, इसलिए हमने उसको अब यही आप बात समझिए। वो ऐसी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जहां भारत से जुड़ाव कम और गुजरात से दुराव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है।
और बताइए महाराष्ट्र में बयान दे रहे हैं कि अमुक अमुक प्रोजेक्ट जो थे गुजरात में चले गए, मतलब उनको दर्द है इस बात का कि गुजरात में चले गए प्रोजेक्ट। अच्छा चलिए, ऐसी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है जो गांधी जी के स्थान पे नहीं टच कर रही है। नहीं, पर उनका ये भी तो कहना है कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री न जाएं, क्योंकि वो एकमात्र ब्रह्मास्त्र हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जब वो जाते हैं तो पूरे समीकरण बदल जाते हैं गुजरात के लोगों के खास तौर पर, क्योंकि दूसरा कैडर तैयार ही नहीं किया गुजरात में बीजेपी ने। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देख के ही मतदान किया जाता है यहाँ पर। ऐसी फॉर्मूला के साथ आज भी कहते हैं कोई लोग कि आप मतदान करिए, सीधा प्रधानमंत्री को जाएगा। अच्छा ये बताइए, गुजरात में पिछली 2 बार लोकसभा में 25 में 25, 26 में 26 सीटें आई, तो चलिए आपको लगता है प्रधानमंत्री जी के नाम पे? ये उत्तर प्रदेश में 73 और 63 सीटें कैसे आ गई? नहीं सर, विधानसभा की, मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सेकंड कैडर का जो नेतृत्व होना चाहिए था। अच्छा आप बताइए, हमने उत्तर प्रदेश दोबारा रिपीट किया, इतिहास था अपने आप में, वो कैसे हो गया? हमने उत्तराखंड दोबारा रिपीट किया, वो कैसे हो गया? तो ऐसा नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी ने कैडर को रिजुविनेट करने का काम किया है। उसको भाजपा एक व्यवस्थित कैडर की पार्टी है और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से उसे एक अतिरिक्त संबल मिल जाता है। नाम से जुड़ी बात चली है तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि जब भी हमारी सरकार आएगी फिर से हम सरदार पटेल स्टेडियम नाम कर देंगे। सरदार पटेल का नाम लेने का हक कांग्रेस को है। याद करिए, जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होना था, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को जब बने, तो अगस्त 46 में कांग्रेस की बैठक हुई और सभी राज्य विधानसभाओं से नाम मांगे गए। राज्य कांग्रेस कमेटियों से एक कांग्रेस कमेटी ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम दिया, 1 या 2 ने कृपलानी जी का नाम दिया, बाकी सब ने सर्वसम्मति सरदार पटेल का नाम दिया और नेहरू जी का नाम दिया 0 ने, 1 ने भी नहीं। और 0 वोट पाके प्रधानमंत्री जिसको बनाया गया और जो स्थान और जो वांछित स्थान था सरदार पटेल का, उनको हटाया गया। चलिए छोड़िए, सरदार पटेल जी की मृत्यु 1950 में हुई, बताएं 1960 तक कौन सी योजना या कौन सा संस्थान सरदार पटेल के नाम पे किया? भारत रत्न तो अलग है, ये बताइए, उनको नाम लेने का हक है। केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है खासतौर पर गुजरात में कैसे माहौल बना पाएगी, भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देगी? आपको क्या लगता है कि वाकई में एक बड़ा प्रकार है? विपक्षी दल तो कांग्रेस पार्टी है। अब ये विपक्षी दलों के बीच की बात है कि कौन किसको क्या टक्कर दे रहा है। हमारे लिए सिर्फ गुजरात का विकास और विकास को उस अमृत काल में ऊंचाई पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। विरोध में कौन है क्या है, इससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। तो इतनी माथापच्ची जब उम्मीदवारों की सूची के लिए चली और आज भी इतने जो कांग्रेस में हो रहा था, अब तक कांग्रेस के कार्यालय के बाहर पुलिस को रखी जाती थी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमलम के बाहर भी पुलिस को रखा जाएगा। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से एक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन करते हैं और उम्मीदवारों का चयन हो, टिकट का या मंत्रियों का चयन हो, सरकार के दायित्वों का चयन हो, सब भाजपा में एक व्यवस्था के तहत होता है। और टिकट के होने के तुरंत बाद हो सकता है किसी के मन में कोई भी विचार आया हो, परंतु बाद में जाकर सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के कार्यक्रम में लगते हैं। चलिए ठीक है साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया। तो આ હતા સુધાંશુ ત્રિવેદી, રાજ્યસભાના સાંસદ, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા, અને તેમની બેબાક બોલી માટે તેઓ જાણીતા છે, પોતાના જવાબો માટે જાણીતા છે। આજે એમની સાથે વાતચીત કરી। નમસ્કાર।